दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 242वां लेक्चर है। यानी अगर आप पूरे लेक्चर क्रम की बात करेंगे तो शुरुआत के 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया, बाद के 80 लेक्चर में यानी 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक के लेक्चर में संविधान विषय पढ़ाया गया और 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो विश्व भूगोल की क्लास दी जा रही है। तो आज भूगोल की हमारी 12वीं क्लास होगी। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7231 से लेकर 7260 तक के सवालों पर दोस्तों आज बातचीत होने वाला है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि दोस्तों अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएं और वो क्लास में न डिस्कस हो। ठीक है, हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से हम 30 सवाल ढूंढ कर निकालते हैं, नहीं मिलता है तो बनाते हैं नए सवाल। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से दोस्तों ये सवाल देना पड़ता है। इसी के तहत दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के बारे में और आज हम शुरुआत करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टानों से संबंधित जितने भी मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं उन सवालों को हम हल करेंगे। एक चीज और, जिस किसी बच्चे को लगता है कि ये सीरीज बहुत आसान है, भाई आप एक काम करो, एक कॉपी कलम लेके बैठो, केवल उत्तर ही तो लिखना है, उत्तर लिख लो। 30 में से अगर 25 सवाल भी हल कर दो ना तो ये जान जाना कि भैया आपको सब आता है। और नहीं हल कर पाना तो एक चीज रहेगा कि आप पूरी सीरीज देखिएगा, 1 नंबर से लेकर अब तक की पूरी सीरीज देखिएगा और आगे जो सीरीज मैं बना रहा हूं दोस्तों उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो अपने विषय की तैयारी और मजबूत कर सकते हैं इन बैच को ज्वाइन करके। सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल इत्मीनान से देखिए क्या दिया गया है और उस आधार पर दोस्तों आप बताइएगा। ठीक है, आज याद रखिएगा दोस्तों, आज आपका 242वां लेक्चर है। 7231 से लेकर 7260 के तक के सवालों पर चर्चा करेंगे और चट्टानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला सवाल यही आता है कि उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टान होते हैं दोस्तों, इसके 3 प्रकार कौन कौन से? आपको बता भी दिया कि 3 प्रकार है, हो सकता था कि ना बताता तो दोस्तों आपको तब भी बताना पड़ता। तो इसका जो पहला प्रकार दोस्तों वो कौन सा चट्टान दोस्तों? पहला प्रकार है आग्नेय शैल। चट्टान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टान को हम शैल कहते हैं। ठीक है, दूसरा चट्टान है दोस्तों अवसादी शैल। क्या है दोस्तों? आग्नेय शैल या चट्टान, दूसरा है अवसादी शैल या चट्टान और तीसरा दोस्तों रूपांतरित शैल। क्या है दोस्तों? रूपांतरित शैल। एक एक करके दोस्तों हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रूपांतरित शैल। आज की क्लास में दोस्तों स्पेशली हम क्या पढ़ने वाले हैं? आग्नेय शैल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टानों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया भी, बहुत अच्छी बात है, तालियां हो जाए। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, यहीं पर दोस्तों आपकी हालत हो जाएगी खराब। ठीक है, और सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? ये देखिए, लिख रहा है कि चट्टानों की कठोरता का मापन किससे किया जाता है? भाई कौन सी चट्टान कितनी कठोर है, कितनी मजबूत है? कठोर का मतलब क्या दोस्तों? कठोर का मतलब है उसकी मजबूती का पता लगाना। ठीक है, मजबूती का पता लगाना। ठीक है, तो दोस्तों मजबूती का पता लगाना ये कैसे लगाया जा सकता है? ठीक है, आप मुझे बताइए जो ये सवाल पूछ रहा है। अब यहां पर आप दोस्तों फंस गए। याद रखें दोस्तों, इसे पता लगाया जाता है मोह स्केल से। किसे पता लगाया जाता है? चट्टानों की कठोरता के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? याद रखेंगे, मोह स्केल से जानकारी मिलती। किससे? मोह स्केल से। ठीक है, ये आपको नहीं पता रहा होगा, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी, सबसे पुरानी चट्टान किसे माना जाता है दोस्तों? तो जो आग्नेय शैल है दोस्तों, जो आग्नेय शैल दोस्तों, इसी शैल को सबसे पुरानी चट्टान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण दोस्तों पृथ्वी के अंदर से निकले मैग्मा के कारण हुआ है। ठीक है, जब मैग्मा ठंडा हो गया तब दोस्तों इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका निर्माण कहां से हुआ दोस्तों? इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ दोस्तों? मैग्मा से हुआ है। जब मैग्मा ठंडा हो गया दोस्तों तब इसका निर्माण हुआ, इसीलिए दोस्तों इसे सबसे पुरानी चट्टान का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन व जीवाश्म रहित होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? आप ये संघनन शब्द काटिए, खाली बताइए दोस्तों कौन सी चट्टान परत धन रहित, उसमें परत नहीं होता है, परत सहित नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? परत रहित बोला है। ध्यान दीजिएगा, परत रहित भी होती हैं,
कठोर भी होती हैं और साथ ही साथ वो जीवाश्म रहित भी होती है, उसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ये कौन सी चट्टानें होती हैं, याद रखेगा दोस्तों, ये आग्नेय शैल होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों, ये जो आग्नेय शैल होती हैं, इनकी खासियत है कि आप दो चीजें याद रखिए, तीन चीजें याद रखिए। पहली बात, आग्नेय शैल कठोर होती हैं। दूसरी बात, आग्नेय शैल दोस्तों परत रहित होती हैं। और तीसरी बात याद रखिए, आग्नेय शैल जीवाश्म रहित भी होती है। जीवाश्म रहित मतलब इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म किसे कहा जाता है भाई, ऐसी चट्टान जिसके अंदर जीवाश्म हो, उसका तात्पर्य होता है कि किसी पुराने सदी में हो सकता है उसके नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु सब दब गए हों और उसके फलस्वरूप दोस्तों इसमें जीवाश्म पाए जाते हों। लेकिन जो आग्नेय शैलें होती इनके ये जो जीवाश्म रहित होती, ठीक है। अगर मैं इनके निर्माण प्रक्रिया की बात करूं दोस्तों कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैग्मा जो होता है दोस्तों, मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप, ठंडा होने के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इनका निर्माण होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा ज्वालामुखियों के द्वारा बाहर निकलते हैं, या फिर हो सकता है कि जमीन फट करके दोस्तों मैग्मा बाहर आ गया और डाइक वगैरह के माध्यम से। तब दोस्तों अब डाइक क्या होता है, बात बड़ी तेज पकड़ते हैं आप, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठे हैं, अभी मैप दिखा रहा हूं तो समझा रहा हूं एक बात है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के धरती के भीतर का मैग्मा बाहर आ गया, ठंडा हो गया, वही बन जाता है आग्नेय शैल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि मैग्मा के जमने से, जमने का मतलब क्या, ठंडा होने से किस तरह के आग्नेय शैलों का निर्माण होता है दोस्तों। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि मैग्मा जमेगा तो आग्नेय शैल बनेंगी, लेकिन आग्नेय शैल में भी दोस्तों कई तरह की आग्नेय शैलें होती हैं। तो उसमें कौन सी टाइप वाली आग्नेय शैल बनेगी दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आग्नेय शैल होगी दोस्तों, ये ठोस एवं रवेदार होती। क्या होती दोस्तों, ठोस एवं रवेदार। जी हाँ दोस्तों, ठोस एवं रवेदार आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है दोस्तों, तो जब मैग्मा ठंडा होता है ये उससे निर्माण होता है, ठीक है। मैग्मा निकलता कैसे दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों कोई पर्वत है और यहां से दोस्तों क्या हो गया, ज्वालामुखी फट गया। क्या हो गया दोस्तों, यहां से ज्वालामुखी फट गया और उसके फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, मैग्मा निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसके फलस्वरूप दोस्तों मैग्मा निकलता है और यही दोस्तों ठंडा होकर के क्या बनता है, आग्नेय शैल कहलाता है। ये ठोस एवं रवेदार होती हैं, ये अभी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा अंतःनिर्मित आग्नेय शैल को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। जो अंतःनिर्मित होती है, एक होता है बाह्य निर्मित, जो बाहर हुआ निर्माण। अंतःनिर्मित मतलब धरती के अंदर निर्माण हो गया। तो दोस्तों उन आग्नेय शैलों को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अंतर्जात। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम नाम देते हैं अंतर्जात। कहीं कहीं पे दोस्तों उसे अंतर्जात कहते हैं, कहीं कहीं पे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय कहा जाता है। आंतरिक आग्नेय शैल, ठीक है, आग्नेय शैल कहा जाता है दोस्तों। मान लो ज्वालामुखी फटा और ये मैग्मा बाहर आ गया, बाहर आके ठंडा हुआ तो ये आग्नेय शैल बन गया। कभी कभी मैग्मा धरती के भीतर ही ठंडा हो जाता है। अब आपका अगला सवाल, सर भीतर कैसे ठंडा हो जाएगा, भीतर तो मैग्मा रहेगा ना। हो सकता कोई सुरंग हो जहां से हवा पहुंच गई, वो ठंडा हो गया हो, नहीं हो सकता, हो सकता है सर। तभी उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय शैल, उसे नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, ध्यान से समझिएगा, किन चट्टानों में दोस्तों चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, ठीक है, ये सारी चीजें, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, सर ये तो ढेर सारे धातुओं एवं खनिजों की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है सर, यहाँ पे तो किसकी बात हो रही है, खनिजों प्लस धातुओं की बात हो रही है। खनिजों प्लस धातुओं की बात हो रही है दोस्तों। और ये जो खनिज और धातु है दोस्तों, ये कहाँ मिलते हैं, ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलते हैं दोस्तों, ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों, ये जीवाश्म रहित होती हैं। यहाँ जीवाश्म तो देखिए, जहां जीवाश्म पाया जाएगा वहां कोयला मिलेगा, गैस मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ये सारी चीजें मिलते हैं जहां जीवाश्म होता है। जहां जीवाश्म नहीं होता है वहां खनिज मिलता है, वहां क्या मिलता है दोस्तों, धातुएं मिलती हैं। जैसे लोहा मिल गया, निकिल मिल गया, सीसा मिल गया, सोना मिल गया, मैग्नीज मिल गया, प्लेटिनम मिल गया, जस्ता मिल गया, ये सारी चीजें दोस्तों मिलती हैं, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह से एक सवाल समझिएगा, ग्रेनाइट, ध्यान समझिएगा, ग्रेनाइट की बात हो रहा है। एक शब्द आता है दोस्तों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल की लेड में लगा होता है ग्रेफाइट। ग्रेनाइट जो जमीन में बिछाया जाता है, संगमरमर और ग्रेनाइट अलग अलग चीजें होती हैं। करा ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया, ये सब दोस्तों अलग अलग टाइप के पत्थर हैं। और ये जो पत्थर है दोस्तों, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? याद रखेगा दोस्तों, यह आग्नेय शैल के उदाहरण है। किसके उदाहरण दोस्तों? यह आग्नेय शैल के उदाहरण है। और दोस्तों वर्तमान में अगर हम बात किए जाए तो दोस्तों घरों में जो पत्थर लगते हैं दोस्तों, उन पत्थरों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेबो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग वैरायटी के पत्थर होते हैं, ठीक है। बेसाल्ट तो दोस्तों अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेशली ग्रेनाइट और ग्रेब्रो का इस्तेमाल दोस्तों घरों में किया जाता है, ठीक है। तो बाकी चीजें याद रखेंगे, ग्रेनाइट दे दिया, बेसाल्ट दे दिया, पिग्मेटाइट दे दिया, डायोराइट दे दिया, गेब्रो दे दिया, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ये आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि बेसाल्ट के क्षरण से, बेसाल्ट, बेसाल्ट किसका उदाहरण था दोस्तों? अभी अभी आपने पढ़ा कि बेसाल्ट जो है यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। करा बेसाल्ट के क्षरण से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? कौन सी मिट्टी है दो बेसाल्ट के क्षरण से निर्मित होती है? तो आपने काली मिट्टी का नाम सुना होगा, काली मिट्टी, जिसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। इसका निर्माण दोस्तों किससे हुआ है? तो इसी बेसाल्ट के क्षरण से हुआ। बेसाल्ट किस प्रकार का उदाहरण दोस्तों? किस शैल का उदाहरण है? यह आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी को ही हम कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसे दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये सब परीक्षा में पूछता है। बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने अपनी क्लास में कभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। आप केवल पढ़ते जाइए, इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। कुछ लोग हैं दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूं यूट्यूब की दुनिया में आकर ना, ऐसे सवाल आता है सो उत्तरवा पढ़ते जाते हैं। बाप रे बाप, सवाल आता है 4 ऑप्शन लिखा है, बस डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हो भाई? लिखना है, समझाना है, मतलब ही नहीं। और व्यूज 10 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है। दुनिया किस गर्त में जा रही नहीं समझ में आ रहा है। इतनी अच्छी क्लास दी जा रही तो नहीं समझ में आ रहा है। और जहां उत्तर पढ़ा जा रहा है, कवर पेज देखकर और बड़ा भौकाल देखकर लोग पहुंच रहे हैं, मतलब कोई नहीं। नाम दे दिया हाई फाई तरीके से, हाँ 10 मिनट शो, 15 मिनट शो। अरे काहे का शो भाई? 10 मिनट शो किस बात का शो? बताइए, कुछ सिखाया जा रहा है? कलम नहीं चलती उनकी, कलम नहीं चलती, पीपीटी पे लिखा है रट्टा मार के बोलना है, ठीक है। और बोलने का मतलब जो लिखा है पढ़ दो। अरे किताब में लिखा लेके पढ़ लो, देखने की क्या जरूरत है? उतनी चीजें तो किताब में भी लिखी है, पढ़ लो, ठीक है। तो यार पढ़ाने का मतलब होता है सिंसियर तरीके से पढ़ाओ, मजा आ जाए। जो आदमी पढ़े ना, जो बच्चा पढ़े, उसको लगे कि नहीं आज हमने कुछ सीखा है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में आने के बाद कोई एक बच्चा ऐसा कर दे कि नहीं सर आपकी क्लास आने के बाद हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला है। क्योंकि पता है इस क्लास को बनाने के लिए ना, जितना मेहनत आप नहीं करते उससे ज्यादा मेहनत हम स्वयं करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट चोरी नहीं होती, ठीक है। एक एक चीज सोचा जाता है कि बच्चों से क्या पूछा जाए, कितना कंटेंट दे दिया जाए कि पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाए और एक बार में बच्चे इस चैप्टर को देख करके इसका निचोड़ ले सके। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें ना, उस टॉपिक का नाम लिखकर आप स्टडी 91 या नितिन सर लिख के सर्च करिए, आपको हमेशा दोस्तों मेरे वीडियोज मिल जाएंगे। हर टॉपिक में आप लिख के तो देखिए, पूरे इतिहास में कोई भी टॉपिक लिखिए, पूरे संविधान में कोई भी टॉपिक लिखिए, आपको पूरा का पूरा दोस्तों वीडियो मिल जाएगा। खाली स्टडी 91 या नितिन सर लिखेगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? बताया तो आपको, बेसाल्ट किसका उदाहरण है? यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। कुछ नया थोड़े दे रहे हो भाई, ठीक है। ये किसका उदाहरण दोस्तों? बेसाल्ट जो शैल है यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। आगे बात समझ में। अब देखिए दोस्तों क्या दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, बेसाल्ट में हमने क्या किया था दोस्तों? बेसाल्ट के क्षरण से, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार याद करा दे रहा हूं। बेसाल्ट के क्षरण से किसका निर्माण हुआ दोस्तों? इसी के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों इसका हमने
दिया है। ठीक है, आगे सवाल दे रहा है बेसाल्ट श्रेणी में आने वाली अन्य शैलें कहिए, अन्य शैलें कौन सी है। ठीक है, किस श्रेणी में दोस्तों, करा बेसाल्ट श्रेणी में आने वाली शैलें कौन सी। अभी जो हमने पढ़ा ये तो बेसाल्ट के क्षरण के बारे में पढ़ा। जो बेसाल्ट श्रेणी में आने वाली शैल यानी पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो बेसाल्ट के अंतर्गत दोस्तों दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती। ठीक है, बेसाल्ट के अंतर्गत दो चीजें आती। अगर आप दोस्तों उसके क्षरण की बात करेंगे, अगर आप क्षरण की बात करेंगे तब तो दोस्तों किसकी बात आती है, तब तो काली मिट्टी की बात आती है। किसकी बात आती है, काली मिट्टी की बात आती है। और अगर आप चट्टान की बात करेंगे तो इस चट्टान वाली श्रेणी में दोस्तों दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है दोस्तों, एक तो गैब्रो आता है। जी हाँ, क्या आता है दोस्तों, गैब्रो आता है दोस्तों। अच्छा, ये ग्रेब्रो लिखा दोस्तों, गलत हो गया, गैब्रो लिखेगा। क्या लिखना हमें, मैं बोल सही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले लिखेगा गै, फिर लिखेगा ब्रो, ऐसे लिखा जाएगा ना, गैब्रो। ठीक है, एक तो ये दोस्तों गैब्रो आती, इनका निर्माण भी दोस्तों इस बेसाल्ट से हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बेसाल्ट श्रेणी में आने वाली चट्टानें कौन सी, गैब्रो है, एक है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन। क्या है दोस्तों, ऑब्सीडियन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। दो चट्टानें ऐसी दोस्तों जो बेसाल्ट श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। करा नीले रंग के बेसाल्ट को क्या कहा जाता है। स्पेशली जो नीले रंग का दोस्तों बेसाल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों ट्रैप। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रैप। क्या कहा जाता है, जो नीले रंग का बेसाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रैप। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रैप कहते हैं। ठीक है, आपने दक्कन ट्रैप का नाम सुना है। ठीक है, आप कह सकते हैं, क्या क्या नाम सुना होगा दोस्तों, आपने किसका नाम सुना दोस्तों, आपने दक्कन ट्रैप का नाम सुना है। ठीक है, ट्रैप का। अब आप बताइए क्या इसका संबंध यहां से है। नीले रंग का जो बेसाल्ट होता है स्पेशली उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा भारत के किस भाग में बेसाल्ट जो है दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब जब जब बेसाल्ट आएगा हम आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, क्या याद दिलाएंगे, अगर क्षरण की बात होगी तब हम आपको याद दिलाएंगे कि बच्चा इसका संबंध काली मिट्टी से, किससे दोस्तों, इसका संबंध काली मिट्टी से। और अगर दोस्तों चट्टान की बात आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा इसका संबंध किससे दोस्तों, एक तो गेब्रो से है। किससे दोस्तों, एक तो गेब्रो से है, दूसरा ऑब्सीडियन से है। किससे दोस्तों, ऑब्सीडियन से। ठीक है, और अब जो पूछ रहा है एक चीज और, बेसाल्ट जो नीले रंग की बेसाल्ट होती है, नीले रंग की जो बेसाल्ट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैप। क्या कहते हैं, ट्रैप। और भारत में बेसाल्ट कहां ज्यादातर पाई जाती है, तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहां पर दोस्तों, दक्षिण भारत में। दक्कन ट्रैप वगैरह वही है ना, तो याद रखेगा दोस्तों दक्षिण भारत में बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला सवाल देखिए। करा कोडरमा कहां भैया, झारखंड में पड़ता है। कोडरमा झारखंड की राजधानी रांची है। कोडरमा दोस्तों वहां का एक शहर है। कोडरमा में पाया जाने वाला जो अभ्रक है, अभ्रक, जी हां दोस्तों अभ्रक, यह किन शैलों में पाया जाता है, किस प्रकार की शैल में पाया जाता है दोस्तों, तो आप आग्नेय शैलों के अंतर्गत बेसाल्ट तो पढ़े थे, एक और पढ़े थे पेग्माइट। क्या पढ़े थे दोस्तों, पेग्माइट। क्या पढ़े थे, पेग्माइट। ठीक है, पेग्माइट। तो याद रखेगा ये जो पेग्माइट शैल है दोस्तों, इसी शैल के अंतर्गत क्या पाया जाता है, यह अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, और एक सवाल और याद रखेगा, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य दोस्तों भारत में कौन सा है, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश है। कौन है, अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे दोस्तों कौन है, आंध्र प्रदेश है। इस सवाल को भी दोस्तों याद रखेगा लगे हाथ। अगला सवाल देखिए, करा मध्यवर्ती आग्नेय शैल के, क्या लिख दिया, मध्यवर्ती आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण है। अभी तो आग्नेय शैलों में आपने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं जनरली दोस्तों आपको बताऊं कि आपने आग्नेय में क्या क्या पढ़ा, तो पीछे मैं आपको याद दिला रहा हूं, पीछे आपने पढ़ा था बेसाल्ट के बारे में, पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों ग्रेनाइट के बारे में, पीछे आपने पढ़ा था गेब्रो के बारे में, किसके बारे में, गेब्रो के बारे में, और आपने पढ़ा था दोस्तों उसके बारे में पेग्माइट के बारे में, पेग्माइट के बारे में दोस्तों, ये सारी आदि। ठीक है, ये जो शैलें थी दोस्तों इनका भी संबंध किससे था, आग्नेय शैल से। अब जो सवाल पूछ रहा है कह रहा मध्यवर्ती आग्नेय शैल का उदाहरण दोस्तों क्या है, मध्यवर्ती शब्द जुड़ते ही याद रखेगा मध्यवर्ती के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला आता है डायोराइट। क्या आता है दोस्तों, डायोराइट। डायोराइट को याद रखेगा दोस्तों, ये मध्यवर्ती आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। और दूसरा आता है दोस्तों एंडेसाइट। क्या आता है दोस्तों, दूसरा आता है
एंडेसाइट, ठीक है। क्या क्या आता है दोस्तों, एक डायोराइट आता है, एक एंडेसाइट, और भी कई प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं केवल वही बता रहा हूं, ठीक है। तो मध्यवर्ती आग्नेय सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं, मुख्य रूप से दो आते हैं, एक एंडेसाइट आता है और एक क्या आता है दोस्तों, डायोराइट आता है, ठीक है। और जो हमने बेसाल्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वहां दो पढ़ा था, एक गेब्रो पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, ऑप्सीडियस पढ़ा था, ठीक है, ऑप्सीडियस, ठीक है। तो ऑप्सीडियन पढ़ा था, ये आप याद रखेंगे। अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय की किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। बहुत शानदार किताबें होती है दोस्तों, हमारी टीम बहुत आराम से काम करती है, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं कि हम 10 20 30 किताबें निकाल दें, बहुत इत्मीनान से किताबों को लिखा जाता तब लॉन्च किया जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप दोस्तों चाहें तो हमारी किताबें ले सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि अल्ट्रा बेसिक चट्टान का मुख्य उदाहरण है। क्या दोस्तों दे दिया सवाल, थोड़ा सा सवाल लीक से हट कर दे रहा, अल्ट्रा बेसिक चट्टान, अल्ट्रा बेसिक चट्टान का मुख्य, अच्छा अल्ट्रा बेसिक में आते कौन है, यही आग्नेय ही आते हैं। पूछने का ढंग केवल दोस्तों बदल दिया और बच्चा परेशान, ठीक है। जैसे पूछने का, इसमें आता क्या दोस्तों, तो इसमें भी आग्नेय शैली आता है, ठीक है। इसमें भी क्या आता है दोस्तों, आग्नेय शैली आता है। कह रहा है इसका मुख्य उदाहरण क्या है, लेकिन जब ये अल्ट्रा बेसिक में पूछे तो थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ नाम याद रखेगा दोस्तों, पेरीडाइट, क्या याद रखेंगे, पेरीडाइट याद रखेगा। वैसे ज्यादातर जगह पे इसे लिखा जाता है पेरिडोटाइट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों, पेरिडोटाइट, क्या लिखा जाता है दोस्तों, पेरिडोटाइट लिखा जाता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेरिडोटाइट ये किसके अंतर्गत आता है, ये अल्ट्रा बेसिक चट्टान का उदाहरण माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी कलम लेके बैठे थे ये देखने के लिए कि 30 सवाल सर हम हल कर देंगे, हुआ हल, कितना गलत हुआ। चलो अभी आगे देखो क्या क्या होता है। कह रहा कठोर प्रतिरोधी सैलें टीलों के रूप में जहां तहां, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा कठोर प्रतिरोधी सैलें टीलों के रूप में जहां तहां अवशिष्ट रह जाती, अवशिष्ट मतलब बची रह जाती हैं, ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा, जो बचा रह जाता है टीलों के रूप में ना, उन्हें कहा जाता है मोनाडाइक, क्या कहा जाता है दोस्तों, मोनाडाइक कहा जाता है। मिला नया सवाल आपको ना, सुना ही नहीं होगा आपने, ठीक है। याद रखेंगे, कठोर व प्रतिरोधी शैलें जो टीलों के रूप में विद्यमान होती जगह जगह स्थलखंड पर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मोनाडाइक कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनाडाइक कहते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है फेनेरिटिक शैलों का मुख्य उदाहरण है। अब मिला यहां से नया सवाल, ठीक है। कौन सी सेल दे दिया, फेनेरिटिक सेल दे दिया। अब हमने तो सर आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल से आगे जीवन में कुछ पढ़ा नहीं। अब ये फेनेरिटिक सेलों में दोस्तों क्या क्या आता है, तो इसमें आता दोस्तों ये जो ग्रेनाइट आप पढ़ते हैं ना, ये ग्रेनाइट ठीक है आप पढ़ते हैं आग्नेय सेल का हिस्सा है, लेकिन आग्नेय सेल के अंतर्गत भी इसे किसका हिस्सा माना जाता है, इसे फेनेरिटिक सेल का हिस्सा माना जाता है। तो जो ग्रेनाइट है दोस्तों ये फेनेरिटिक का हिस्सा है। जो आपने पीछे डायोराइट पढ़ा, क्या पढ़ा, जो आपने डायोराइट पढ़ा, सर डायोराइट को तो आपने मध्यवर्ती में बताया था मुझे जहां तक याद है, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखिए पीछे हमने मध्यवर्ती में बताया था, यहां पढ़िए, ये पढ़ा था डायोराइट, और हमने कहां पढ़ा था, मध्यवर्ती आग्नेय सेल में। और अभी दोस्तों इसका विभाजन करके आपको कहां बताया जा रहा है, फेनेरिटिक सेलों में बताया जा रहा है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसको उसके अंतर्गत भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। जब आपने मध्यवर्ती में पढ़ा था तो उसमें दो चीजें पढ़ा था, एक डायोराइट भी पढ़ा था, एक एंडेसाइट पढ़ा था, ठीक है। जब आपने मध्यवर्ती आग्नेय सेल पढ़ा था, जब आपने मध्यवर्ती आग्नेय सेल पढ़ा था, तो मध्यवर्ती आग्नेय सेल में दो चीजें पढ़ा था। एक पढ़ा था दोस्तों एंडेसाइट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक एंडेसाइट पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, डायोराइट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डायोराइट पढ़ा था, डायोराइट, ठीक है। ये याद रखेंगे दोस्तों इस तरह से, ठीक है। आगे बात समझ में, अब कोई डाउट नहीं है ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। लिख रहा है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो अभी अभी आपने पढ़ा दोस्तों, ग्रेनाइट की गणना कहां की जाती है, आग्नेय सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, ग्रेनाइट की गणना कहां की जाती है, इसकी गणना आग्नेय सेल में की जाती है। या कभी कभी दोस्तों एक नया सवाल दे देता है, इसकी गणना प्लूटोनिक में की जाती है। किसमें की जाती है दोस्तों, प्लूटोनिक सेल किसके अंतर्गत की जाती है। अब देखिए कई जगह होता है, कभी पढ़ेंगे आग्नेय सेल में की जाती है, कभी पढ़ेंगे प्लूटोनिक में की जाती है, अभी पीछे आपने पढ़ा था फेनेरिटिक में की जाती है। तो ये भी ऑप्शन मिल सकता है, कहां मिल सकता है, फेनेरिटिक में की जाती है,
फेनेरिटिक, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे आप, इसे भी याद रखिए, इसे भी याद रखिए और इसे भी याद, तीनों याद रखिए। न जाने परीक्षा में क्या दे दे, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, ऑप्शन में क्या ला के रख दे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबददार आग्नेय शैल, ठीक है। गुंबददार मतलब जिसका आकार ऐसे गुंबद का आकार का हो जाए, ठीक है। ये आग्नेय शैल है दोस्तों, और ये कहां पर, सीधे सीधे दे रहा भूगर्भ में, ठीक है। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के भूगर्भ की बात कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भ की बात कर रहा है। जब कभी आग्नेय शैल दोस्तों इस रूप में हो जाती है, ठीक है। आग्नेय शैल किस रूप में हो जाती है दोस्तों, जब कभी पृथ्वी के भूगर्भ में आग्नेय शैल एक गुंबद का रूप बना है, घर पे गुंबद ऐसे गोल सा बनता है ना, जब ऐसा रूप बना ले तो उसे क्या कहा जाता दोस्तों, उसे कहा जाता बैथोलिथ। क्या कहा जाता दोस्तों, उसे नाम दिया जाता है बैथोलिथ। और ये कहीं ऊपर नहीं मिलेगा, इस तरह की संरचना दोस्तों धरती के अंदर मिलती है, क्योंकि साफ तौर पे लिखा है यहां पर कि भूगर्भ में इस तरह की आकृति बनती है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड, पिंड बोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखेगा जो बैथोलिथ होता है यही होता है, ठीक है। जो बैथोलिथ होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है दोस्तों, क्योंकि इसका आकार ही गुंबद के आकार का होता है। अब आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का कुछ हो रहा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आइए एक इमेज देखिए दोस्तों, ये संरचना आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनिएगा मैं जो जो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये पृथ्वी के अंदर जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यही क्या है दोस्तों, ये मैग्मा है। क्या दोस्तों, ये कौन सा हिस्सा दोस्तों, ये मैग्मा है। यही मैग्मा दोस्तों ऐसे पाइप बन के ऊपर जाता है, और यही मैग्मा दोस्तों यहाँ ज्वालामुखी से दोस्तों क्या निकल जाता है, ये फट के दोस्तों ये बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लावा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मैग्मा को फाड़ देते हैं थोड़ा सा, ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए मैग्मा आग वाग निकलेगी तब ना अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे मैग्मा क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर निकल रहा है, ठीक है। थोड़ा लाल कलर में मिक्स कर दें, ठीक है, लाल से थोड़ा और लगेगा कि हाँ सच में आगे निकल रही है, ठीक है। ऐसे निकला, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों हुआ, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये जब यहाँ आके ठंडा हो जाता दोस्तों, तब हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जब तक अंदर वाला मटेरियल तब तक मैग्मा कहलाएगा। और ये दोस्तों आपने ये गुंबद वाला आकार देख रहे हैं, यही आकार क्या है, यही गुंबद आकार है ना। देखिए ये जो गुंबद का आकार देख रहे हैं, गुंबद का आकार बना हुआ दिख रहा है दोस्तों, यही जो गुंबद का आकार है, यही क्या है दोस्तों, यही बैथोलिथ है। क्या दोस्तों, इसी को हम कहते हैं बैथोलिथ। और इसकी संरचना दोस्तों सबसे बड़ी होती है, जो कि आपने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें दो तीन चीजें और पढ़ लीजिए दोस्तों। ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप जा रहा है ना, इस पाइप को क्या कहते हैं, ये जो पाइप है दोस्तों, जिस पाइप से दोस्तों निकल रहा है, कभी यहां पाइप से निकल रहा है, कभी, अच्छा सर यहां भी फटा रहता तो यहां दरार से भी दोस्तों मैग्मा बाहर आ जाता, ठीक है। उसी तरह देखिए यहां से पाइप बनी हुई है, ऐसे पाइप बनी, ऐसे पाइप बनी, ठीक है। कुछ मैग्मा यहां जाके अंदर जम गई और कुछ मैग्मा बाहर जम गई, ठीक है। ये जो पाइप होता है ना, स्पेशली इस पाइप को क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो पाइप है इसे कहते हैं डाइक। ये जो डाइक लिखा दोस्तों, ये पाइप को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ये डाइक कहते हैं। तो डाइक क्या दोस्तों, एक तरह का पाइप होता है जिससे मैग्मा क्या करता है दोस्तों, ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊपर नीचे करता रहता है मैग्मा, वैसे नीचे नहीं आएगा, मैग्मा ऊपर ही जाएगा, नीचे कहां से आएगा, ठीक है। तो बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर जाता है, याद रखेंगे इसी पाइप के माध्यम से। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बैथोलिथ हो गया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, अगर ये मैग्मा जाके यहां कहीं बीच में जमा हो गया, देखिए यहां जाके जमा हो गया ना, यहां पे जाके जमा हो गया, तो ये जो चीज होती है दोस्तों, इसको कहते हैं लैकोलिथ। क्या कहते हैं दोस्तों, लैकोलिथ। लैकोलिथ और बैथोलिथ में बस खाली इतना, दोनों जमीन के अंदर है, दोनों जमीन के अंदर अंतर इतना है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, गुंबद के आकार का होता है, इसका आकार छोटा होता है, बस इतना अंतर है। तो बैथोलिथ और लैकोलिथ जो है दोस्तों, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल बड़े छोटे का अंतर है। इसी तरह से एक सवाल पढ़ोगे, सिल क्या होता है, सिल। इसी तरह से मैग्मा दोस्तों पट्टियों में जब पतले आकार का जमा होता है दोस्तों, एकदम पतले आकार का, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब हम इसे सिल का नाम देते हैं, ठीक है। ये जैसे जगह जगह पे देखिए सिल के रूप में जमा हो गया, सिल, ठीक है, ये सिल के रूप में जमा हो गया। तो इसी तरह से हम चीजें पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना, आ गई हो तो चलो अगले सवाल का जवाब दीजिए हमारे, ठीक है। अगला सवाल क्या लिख रहा है, करा बैथोलिथ। बैथोलिथ के बारे में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, याद रखेगा सर्वाधिक बड़ा आकार, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा आकार
ठीक है, सर्वाधिक बड़ा आकार किसका होता है दोस्तों, इसी बैथोलिथ का होता है। कह रहा बैथोलिथ किन चट्टानों से बनता है, अरे तो उत्तर थोड़े बन जाएगा, ठीक है, उत्तर थोड़े बदल जाएगा, ये आग्नेय शैल से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, ये बैथोलिथ कुछ अलग थोड़े, ये अच्छा किस चट्टान से किस चट्टान के भीतर बनता है दोस्तों, तो आग्नेय शैल से बनता है, या फिर इसे आप अंतर्वेदी चट्टान बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंतर्वेदी चट्टान से, ठीक है, किससे दोस्तों, अंतर्वेदी चट्टान से बनता है, जो किससे संबंधित दोस्तों, ये आग्नेय शैल से संबंधित है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा जो छोटे आकार के बैथोलिथ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभी पीछे बताया था, ठीक है। बैथोलिथ तो हमेशा आकार में क्या होते हैं दोस्तों, आकार में बड़े होते हैं। यह क्या होते हैं दोस्तों, यह आकार में बड़े होते हैं। और जो छोटे वाले होते हैं दोस्तों, जो छोटे वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो छोटे वाले को कहते हैं लैकोलिथ। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं लैकोलिथ। पीछे अभी आपको दिखाया था मैंने कि लैकोलिथ क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या पढ़ दिया दोस्तों, लैकोलिथ। लेकिन एक चीज बताइए, इसी तरह के जो छोटे आकार वाले होते हैं ना, इसे कहीं कहीं पे दोस्तों स्टैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसे स्टैक बोलते हैं, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाता है, स्टैक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, स्टैक भी होते हैं, ठीक है। जो एकदम पतले आकार के हो जाते हैं दोस्तों, मतलब एकदम छोटे, जैसे ये तो थोड़े बड़े हैं ना, ये आकार में क्या होता है दोस्तों, थोड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये आकार में क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एकदम छोटे वाले होते हैं, जैसे सिल से भी छोटे जो होते हैं दोस्तों, ये आप ले लीजिए, तो इसे स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैक का भी नाम देते हैं। तो स्पेशली दोस्तों यहाँ पे स्टैक को भी याद रखेगा, ये मतलब दोस्तों बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों, बहुत छोटे होते हैं। तो जब आपसे परीक्षा में पूछे ना, तो जरा वाच कीजिएगा कि मतलब मीडियम आकार का पूछ रहा है या बहुत छोटा पूछ रहा है, उसका जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार का हो जाता है, ठीक है। किस आकार का, तस्तरी माने जानते हैं ना, तस्तरी का मतलब होता है दोस्तों प्लेट। क्या हो जाता है दोस्तों, जब मैग्मा जमकर किस आकार का हो जाता है दोस्तों, प्लेट आकार का हो जाता है, तब उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तब उसे हम कहते हैं लैपोलिथ। क्या कहते हैं दोस्तों, लैकोलिथ या लैपोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, ठीक है। चाहे लैकोलिथ कहिए, चाहे इसे कहिए लैपोलिथ, ठीक है, लैपोलिथ, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहे थे दोस्तों, ये वाला ना, ये ही था, ठीक है। ये जो था तस्तरी, देखिए यहां बन रहा होगा, पीछे देखिए, ये देखिए एक तस्तरी का आकार बन रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तस्तरी वाला आकार हो गया, ठीक है, तस्तरी वाला आकार हो गया, तस्तरी। देखिए लैकोलिथ क्यों, जैसे लैपटॉप हो गया ना, लैपटॉप, तो लैप याद रखेगा प्लेन, ठीक है। तो लैकोलिथ कहा जाता है, लैपोलिथ कहा जाता है। ये तस्तरी नुमा आकार का बन जाता है। जो सबसे छोटा होते हैं उसे हम स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल लिखिए, करा लैपोलिथ अधिकांशतः किस महाद्वीप में मिलता है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, जहां लैपोलिथ की संरचना ज्यादातर देखने को मिलती है, ये कहां पर दोस्तों, तो मैक्सिमम इसे देखने को मिलता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। कहां मिलता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर दोस्तों इस तरह की संरचना ज्यादातर देखने को मिलती है। बाकी बेसाल्ट वाला तो आपने दक्षिण भारत में देख लिया था, उसे भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करा जब मैग्मा लहरदार आकृति बनाती, लहरदार आकृति में समझते हैं ना, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में क्या हो जाता है दोस्तों, जम जाता है, तब दोस्तों इसे क्या कहते हैं, लहरदार आकृति में जमने को हम कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा कायदे से समझा देता हूं, सुनिएगा, सब लिख देता हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। पहला हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था, सबसे बड़ा पढ़ा था बैथोलिथ के बारे में। क्या पढ़ा था, बैथोलिथ के बारे में। ये बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, सबसे बड़े आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था। दूसरे नंबर पे पढ़ा था दोस्तों हमने लैकोलिथ या लैपोलिथ के बारे में, ठीक है। या फिर हमने क्या पढ़ा, लैपोलिथ के बारे में, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा दोस्तों, ये किस आकार का होता है, तस्तरी के आकार का होता है। क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये किस आकार का होता है, तस्तरी के आकार का होता है, ठीक है। और जो अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये लहरदार आकृति, ये लहरदार आकृति में जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं, फैकोलिथ। तो इसे भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर, भूपृष्ठ मतलब ये जो जमीन है, जो धरती है, जो भूपरपटी है, जो क्रस्ट है, जब कभी मैग्मा इसके समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है, ठीक है, धरती के ठीक नीचे, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम उसे नाम देते हैं सिल का। क्या नाम देते हैं दोस्तों, तब उसे हम सिल का नाम देते हैं। पीछे दिखा देता हूं आपको सिल कहां पर है, देखिए
ये इमेज था दोस्तों, ये इमेज था। और यहाँ देखिए धरातल के ठीक नीचे दोस्तों ऐसे पतले आकार में जम जाते हैं। ये सिल इसलिए नाम दिया गया दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये क्या है, याद रखेंगे, इसे सिल इसलिए नाम दिया गया कि ये समानांतर है, ठीक है, समानांतर, किसके समानांतर, तो धरातल के समानांतर, ठीक है। ये धरातल के समानांतर होने की वजह से दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया है, सिल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सिल नाम दिया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि सिल जो है ये किन राज्यों में पाए जाते हैं। ये जो सिल है दोस्तों, अच्छा पीछे आपने पढ़ा दोस्तों बेसाल्ट, ठीक है, ये जो बेसाल्ट है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, तो आपने पढ़ा दोस्तों कि बेसाल्ट पाया जाता है दक्षिणी भारत में। कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी भारत में। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा कि जो अमेरिका में पाया जाता है लैपोलिथ ना, लैपोलिथ दोस्तों कहाँ पाया जाता है, लैपोलिथ, लैपोलिथ जो है दोस्तों ये तस्तरी नुमा होता है, तस्तरी नुमा आकृति होती है, तस्तरी नुमा आकृति होती है। ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अभी आपसे पूछ रहा जो सिल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, और ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ दोस्तों। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में दो जगह पाए जाते हैं, यह झारखंड में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है दोस्तों ये यहाँ मिलता है सिल। क्या मिलता है दोस्तों, सिल। याद रखेंगे सिल क्या होता है, ये धरातल के समानांतर मैग्मा जब जम जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है, धरातल के समानांतर मैग्मा का जमना क्या कहलाता है दोस्तों, मैग्मा का जमना क्या कहलाता है, सिल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिल कहलाता है, सिल, ठीक है। तो यही दोस्तों है जो कहां पाया जाता है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में पाया जाता है, ठीक है। लिख रहा है 1 मीटर से कम मोटाई वाले जो सिल होते हैं, जिनकी मोटाई क्या होती है दोस्तों, 1 मीटर से कम होती है, उन सिल को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस सिल को नाम दिया जाता है सीट का। क्या नाम दिया जाता है, सीट का, ठीक है, सीट का नाम दिया जाता है दोस्तों। जो क्या होते हैं 1 मीटर से कम मोटाई वाले क्या होते हैं, सिल होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब मैग्मा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है, ठीक है। अब जो सिल होता है दोस्तों वो तो इस वाले दरार में जमता है, इस वाले दरार में जमा तो दोस्तों ये क्या है, यह सिल हो जाता है। क्या हो जाता है, यह सिल हो जाता है। जब मैग्मा दोस्तों ऐसे लंबवत किसी दरार में दोस्तों जम जाए तब, अब देखिए क्या हो गया, यह लंबवत दरार में अगर जम गया, ऐसे लंबा लंबा पाइप में ही दोस्तों जम जाए खड़ा खड़ा, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम उसे डाइक कहते हैं। डाइक वही विशेष पाइप होता है जहां से मैग्मा ऊपर चढ़ता है, लेकिन ऊपर जाते जाते दोस्तों कई बार मैग्मा जम जाता है, ठीक है, धीरे धीरे निकलता है तो जम जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह से आगे बढ़िए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक इमेज और देख लीजिए। ये दोस्तों वोल्केनो का स्वरूप हो गया। ये वो स्थान है दोस्तों जो सिल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये सिल है ना, सिल क्या है दोस्तों, आप देखिए ये धरातल के समानांतर जम गया ना, ये जम गया, ऐसे जगह जहां मिलता गया दोस्तों वहां ये जमता चला गया दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सिल। आज के बाद याद रखेंगे सिल किसे कहते हैं, तो धरातल के समानांतर मैग्मा का जमना, धरातल के समानांतर मैग्मा का जमना क्या कहलाता दोस्तों, ये सिल कहलाता है। आगे बात समझ में, आगे देखिए। इसके बाद दोस्तों ये डाइक क्या होता है दोस्तों, ये वाला देखिए डाइक है, ये डाइक है दोस्तों, ठीक है, डाइक है। यहां भी कुछ मैग्मा दोस्तों जमा हुआ नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइक, ठीक है, डाइक। याद रखिएगा डाइक किसे कहते हैं, लंबवत रूप में मैग्मा का जमना क्या कहलाता दोस्तों, यह डाइक कहलाता है। इसी तरह से दोस्तों लैपोलिथ क्या होता है दोस्तों, लैपोलिथ क्या होता है, याद रखेगा, तस्तरी नुमा संरचना क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, यह है तस्तरी नुमा आकृति में मैग्मा
मैग्मा का जमना क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता लैपोलिथ कहलाता है। इसी तरह से दोस्तों लैपोलिथ के अलावा दोस्तों लैकोलिथ भी होता है, लैकोलिथ, ठीक है, ये एकदम और पतले आकार में हो जाता है, ठीक है। डाई का आपको बता ही दिया। ये नीचे जो आप बड़ा पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आप पढ़ रहे बैथोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है, ये गुंबद के आकार में जमना, ठीक है, ये गुंबद के आकार में दोस्तों ये जो जम गया है इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। मुझे लगता है कि सारी बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो जब चीजों को आप ऐसे पढ़ेंगे तब तो चीजें याद रहेंगी, और नहीं तो फिर याद होने की संभावना नहीं है। तो इसी के तहत दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं का दोस्तों हैंड एंड नोट्स है। आप चाहें तो इन नोट्स को हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे पास किताबें भी बहुत सारी हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए, आप उन किताबों को भी ले सकते हैं। पेड कोर्स है ही है। अच्छा, आप ये सोचिए ना कि जो इंसान इतना शिद्दत के साथ, इतने मेहनत के साथ फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, तो पेड कोर्स में कितनी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से दोस्तों तैयारी कराई जाती है। आप मौका दीजिए, समय दीजिए, तब सीख पाएंगे। और वो 15 सेकंड में सोचेंगे कोई घोल के पिला दे तो अपने बस की बात नहीं, ठीक है। समय देना पड़ेगा, ठीक है। 15 सेकंड में कुछ होता नहीं। जितना कम समय में चीजों को सीखेंगे उतना जल्दी आप भूल भी जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताना कि चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।